नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपने इंटरेस्टिंग ज्योतिष के विषय को लेकर। आज हमारे अध्ययन का विषय है केतु ग्रह की मुख्य विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं अपने श्रृंखला की कड़ी में। जो ग्रहों की विशेषताओं की एक सीरीज का मैंने वीडियोस शुरू किए थे, उसमें आज हमारा आखिरी ज्योतिष का आखिरी ग्रह है केतु ग्रह। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने राहु के बारे में बताया था। तो आज हमारा जो विषय है केतु ग्रह की मुख्य विशेषताओं को लेकर है। इसमें हम देखते हैं कि ज्योतिष में हमारी राहु और केतु नाम के दो छाया ग्रह हैं। बाकी 9 ग्रहों में से 7 ग्रह मुख्य ग्रह माने जाते हैं और 2 छाया ग्रह माने जाते हैं, राहु और केतु। राहु के विषय में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम केतु के बारे में चर्चा करेंगे। केतु राहु की तरह केतु भी एक छाया ग्रह है दोस्तों। ठीक है, छाया ग्रह का मतलब होता है कि इसकी कोई अपनी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। ये एक तरह से काल्पनिक अस्तित्व होता है, लेकिन ये एक ज्योतिष के विषय में ये ग्रहों की श्रेणी में लिया जाता है। और इसका अगर हम खगोलीय अध्ययन या खगोलीय विज्ञान से संबंधित बात करें तो पृथ्वी और चंद्रमा की जो कक्षाएं हैं, जो हमारा सूर्य है और उसके चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी जिस कक्षा में अपने पथ पर घूमती है सूर्य के चारों ओर, उसको पृथ्वी की कक्षा बोलते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जिस पथ पर घूमता है उसको चंद्रमा की कक्षा बोलते हैं। ये दोनों कक्षाएं इलिप्टिकल होती हैं दोस्तों। इलिप्टिकल मतलब पूरी तरह से गोल नहीं होती हैं, अंडाकार होती हैं। तो इसको हम अगर देखें तो ये पृथ्वी की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा 2 पॉइंट्स पर एक दूसरे को काटती है। ये काल्पनिक कक्षाएं जिस दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती हैं, तो जैसे ये पृथ्वी है दोस्तों और ये चंद्रमा है, तो पृथ्वी की कक्षा ये और चंद्रमा की कक्षा ये दोनों जैसे जो उत्तरी बिंदु पर काटती हैं वो राहु होता है और जिस दक्षिणी बिंदु पर काटती हैं वो केतु माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो केतु और राहु एक तरह से कक्षाओं के कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है, एक तरह से काल्पनिक बिंदु है। तो लेकिन इनका प्रभाव यहाँ पर ऊर्जा इतनी हो जाती है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण और मतलब आकर्षण ऊर्जा इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती है, एक बल पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक ज्योतिष शास्त्र में एक छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं राहु और केतु। आज हम दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे, जो साउथ नोड भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर पुस्तकों में इसको दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी नोड लिखा हुआ है, राहु को उत्तरी नोड लिखा हुआ है। कहीं कहीं पर दोस्तों ये भी पढ़ने को मिलेगा कि पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं और सूर्य को पृथ्वी के सापेक्ष राउंड मान लेते हैं। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, जब ये खोज सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये खोज नहीं हुई थी, तब बहुत
पुरातन काल में ऋषि मुनि सूर्य को चारों तरफ परिक्रमा करते हुए मानते थे। तो सूर्य की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा की बात की जाती है, पृथ्वी के सापेक्ष की जाती थी। तो तब इन दोनों के कटान बिंदु, इनकी कक्षाओं कटान बिंदु देखे जाते थे। आज हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, आज हम केतु की विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि देखिए, कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है केतु की, और लेकिन फिर भी एक छायाग्रह माना जाता है। अगर हम माइथोलॉजी की बात करें, अपने पौराणिक ग्रंथों की बात करें, जो सनातन धर्म के हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, उसमें ये मान्यता है और जो वो कि स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। जब समुद्र मंथन के समय समुद्र मंथन से जब अमृत निकला था, तो विष्णु भगवान के मोहिनी रूप ने उसमें देवताओं को अमृत पिलाने के लिए चुना और उनको एक कतार में बैठा दिया गया। तो उसमें एक स्वरभानु नाम का राक्षस था, वो ये चीज़ें देख रहा था, तो वो जाकर छुप कर बैठ गया वहाँ पे और अपना अमृत पीने लगा। उसी समय मोहिनी रूप जो विष्णु भगवान का था, उन्होंने पहचान लिया उसको और अपने सुदर्शन चक्र से उसके गला काट दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो ये माना जाता है कि जो सर था वो राहु कहलाया, उसने अमृत पी लिया था, वो तृप्त हो गया था, और जो अतृप्त भाग था, जो धड़ था, वो केतु कहलाया। क्योंकि अमृत पहुंच चुका था बॉडी में, इसलिए राहु अमर हो गया, स्वरभानु राक्षस अमर हो गया, लेकिन उसके दो पार्ट हो गए, राहु और केतु। ठीक है, दो कटा हुआ धड़ है, स्वरभानु नामक राक्षस का कटा हुआ धड़ वो केतु कहलाया और सर राहु कहलाया। ये हो गई हमारी पौराणिक ग्रंथों की बात। अब हम कारक विषयों की चर्चा करेंगे। केतु किन किन विषयों का कारक होता है दोस्तों? आध्यात्म का कारक होता है, यंत्र तंत्र मंत्र का कारक होता है, ज्योतिष का कारक होता है, ठीक है दोस्तों, वैराग्य का कारक होता है, अलगाव सेपरेशन का कारक होता है, मोक्ष का कारक होता है, और जो हम तर्क वितर्क करते हैं उसका कारक होता है, हमारी बुद्धि का भी कहीं ना कहीं केतु कारक होता है, हमारी कल्पनाशीलता का, कल्पना शक्ति का कारक होता है, ज्ञान का भी कारक होता है कहीं ना कहीं, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका, और जो हमारी इनर साइट है, अंतर्दृष्टि है, उसका कारक होता है, मनमज्ञता का कारक होता है हमारे अंदरूनी ज्ञान का, और अन्य मानसिक गुणों का केतु कारक होता है दोस्तों। ठीक है, और केतु को पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ भी माना जाता है, कि माना ये जाता है कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, जो इस जन्म में हमको प्रारब्ध के रूप में, संचित कर्म के रूप में मिले हैं, उनका कारक होता है दोस्तों। ये कहा जाता है कि केतु जिस कुंडली के जिस भाव में बैठता है, उस भाव से संबंधित चीज़ों को हम पिछले जन्म में इतना ज़्यादा भोग चुके हैं कि उसकी इच्छा इस जन्म में उतनी नहीं रहती, क्योंकि पिछले जन्म में हम उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उपभोग कर चुके हैं। ये केतु इस चीज़ का कारक होता है। वर्तमान जन्म में असंतृप्त इच्छाओं का कारक होता है दोस्तों, जहाँ क्योंकि केतु माना जाता है धड़ है, जहाँ तक अमृत नहीं पहुँचा था तो वो तृप्त नहीं हुआ था, वो असंतृप्त रह गया था, असंतुष्ट रह गया था। तो केतु जिस भी भाव में बैठता है, कुंडली के जिस घर में बैठता है, उससे संबंधित चीज़ें असंतृप्त रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं, असंतुष्ट रह जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और लेकिन ये माना जाता है कि पिछले जन्म में हम उन चीज़ों को इतना ज़्यादा भोग आए हैं कि वो चीज़ें इस जन्म में हमको नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, आगे मिलती हैं कभी कभी केस में ऐसा होता है कि जब हम अपनी विरक्ति उन
चीज़ों से अपनी विरक्ति दिखा देते हैं तब हमको वो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, अशुभ ग्रह के रूप में इसकी मान्यता है, केतु को अशुभ ग्रह के रूप में माना जाता है, लेकिन वास्तव में केतु क्या है, उतना बुरा नहीं है, उतना बुरा केतु नहीं होता है। अगर इसको गुरु का साथ मिल जाए तो यही केतु दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जा सकता है और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। केतु सर्प या अन्य विषयों के प्रभाव से मुक्ति दिलाने वाला होता है। सर्पदंश की, अगर किसी सर्पदंश की घटना की वजह से किसी को विष किसी के शरीर में पहुंच जाता है तो उसके प्रभाव से जब मुक्ति दिलाई जाती है, कहते हैं अगर केतु किसी का अच्छा है तो एंटीडोट उसको बहुत जल्दी फायदा करेगा और दिलाने वाला, अच्छा स्वास्थ्य देने वाला भी ग्रह है, अच्छा धन भी देता है केतु, अच्छा पशुधन भी देता है। जो पशुधन जैसे गाय भैंस जिसके यहाँ बहुत होते हैं, बहुत लोग घोड़े और हाथी इत्यादि पालते हैं, मतलब पशुओं का रूप में जो धन होता है वो भी केतु ग्रह देता है। अग्नि तत्व प्रधान ग्रह माना जाता है, पुरुष प्रकृति का माना जाता है। कहीं कहीं कुछ किताबों में आपको नपुंसक प्रकृति का मिलेगा, मतलब ना स्त्री प्रकृति का ना पुरुष प्रकृति का, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसको नर या पुरुष प्रकृति का माना है। मंगल के जैसा प्रभाव रखने वाला है दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ के समान, कुछ अर्थात मंगल, कुछ के समान ये ग्रह प्रभाव देता है केतु। जैसे राहु शनि के समान प्रभाव देने वाला माना जाता है, ऐसे ही केतु मंगल के समान प्रभाव रखता है। और मंगल क्योंकि क्रूर ग्रह है तो इसको भी कहीं कहीं क्रूर ग्रह माना जाता है। जीवन में ऊंचाइयां देने वाला ग्रह है। जीवन में बहुत अधिक केतु जिस भाव में बैठता है दोस्तों, कभी कभी जब उस भाव की चीज़ों से इंसान विरक्त हो जाता है, उसकी अरुचि हो जाती है, तो तब केतु वहाँ पर ऊंचाई देना शुरू करता है। तब वो चीज़ें इंसान को मिलनी शुरू होती हैं जब वो उसके बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ देता है। ये केतु की प्रकृति है। ठीक है दोस्तों, आध्यात्मिक ऊंचाइयां देने वाला ग्रह है। और आमतौर पर क्या होता है, नॉर्मल वे में इंसान आध्यात्म की तरफ नहीं जाता है, आध्यात्म संबंधी चीज़ें नहीं सोचता है। इसीलिए केतु क्या करता है, जिसका केतु शुभ होता है, अच्छा होता है, कुंडली में अच्छे भाव में होता है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट होता है, अच्छे ग्रहों के साथ होता है, तो आध्यात्मिक ऊंचाइयां देता है। और गुरु के साथ बहुत अच्छा माना जाता है। केतु अगर गुरु के साथ बैठा है बहुत अच्छा माना जाता है, गुरु की राशि में अच्छा माना जाता है। लेकिन गुरु की एक राशि में नीच का भी होता है। कार्य क्षेत्र, अब हम कार्य क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। अगर देखिए कोई समाज सेवा संबंधी कार्य है, समाज सेवा का, धर्म का, आध्यात्मिक क्षेत्र का, इन क्षेत्रों से जुड़े कार्य हैं तो इसमें ये काम केतु ही करवाता है। ज्योतिष का, पराविद्याओं का, पराविद्या, पैरा फिजिक्स, पैरा एस्ट्रोनॉमी, मतलब जो भी विद्या से ऊपर की विद्या है, पैरा साइंस, खगोल विज्ञान, रिसर्चेज जो होती हैं विज्ञान में, इन सब का कारक कौन होता है, केतु होता है दोस्तों। और ये भी देखते हैं कि जो हमारे समाज सेवा के और भी विषय हो सकते हैं, जैसे सेवा आश्रम में, आश्रमों में लोग सेवा करते हैं, दान देते हैं, वहाँ पर काम करने लगते हैं जो लोग खोलते हैं। और ऐसे नहीं, समाज सेवा और भी तरीकों से हो सकती है। जैसे डॉक्टर जितने भी होते हैं वो एक तरह से समाज सेवा ही करते हैं, तो डॉक्टरी पेशा भी इसमें आ जाएगा, केतु से संबंधित है। टीचिंग लाइन, टीचिंग भी एक क्या है, एक तरह से समाज सेवा है। हम लोग ये बात बिल्कुल है कि हम लोग उसकी अपनी फीस लेते हैं, सैलरी लेते हैं, और या फिर पुराने ज़माने में ऋषि लोग दक्षिणा लेते थे। लेकिन
है क्या है, तो एक तरह से समाज सेवा ही, तो वो भी केतु से संबंधित कहीं ना कहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे समाज सेवा से जो NGOs हैं चल रहे हैं, जो पशुओं के लिए NGO चल रहे हैं, मनुष्यों के लिए जो वृद्धाश्रम और जो अनाथ आश्रम जो NGO चलाता है, और भी जो NGO चलते हैं समाज सेवा संबंधी सारे कार्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, रोगों की बात करें तो हमारे मेन जो जनरल चीज़ है, हमारे सर के नीचे जो धड़ से जितनी भी चीज़ें हैं, सर के नीचे के जितने भी रोग होते हैं वो कौन देता है? केतु देता है दोस्तों। पैरों का रोग, कान एक स्पेसिफिक चीज़ है, कान के रोग भी दे सकता है, रीढ़ की हड्डी के रोग, कमर संबंधी, घुटने आदि के रोग देता है, किडनी के रोग भी दे सकता है। ठीक है, और मेनली जो हमारे सर के नीचे धड़ से जितनी बॉडी है उसके रोग केतु के प्रभाव में आते हैं। उत्पाद देखें या प्रोडक्ट्स देखें तो काले रंग के जो उत्पाद होते हैं, काले रंग के पुष्प जो होते हैं, और केतु का जो मेन कलर है दोस्तों वो काला और सफ़ेद का कॉम्बिनेशन है। मतलब काले सफ़ेद की कॉम्बिनेशन, काले और सफ़ेद रंग की जितनी भी चीज़ें हैं केतु से कहीं ना कहीं संबंधित होंगी। काला सफ़ेद कंबल जो है, कंबल केतु से संबंधित होता है, और उसमें काला सफ़ेद अगर है तो विशेष रूप से काले सफ़ेद वस्त्र भी। और लहसुनिया केतु का एक रत्न है। इमली, नींबू, ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं, इमली में विशेष प्रभाव होता है केतु का, नींबू में भी होता है, और इसी तरह की और भी चीज़ें हैं। अब पशुओं की बात करें तो कुत्ता सबसे ज़्यादा केतु से संबंधित होता है, शनि से भी संबंधित होता है, केतु से भी होता है। और जो जहरीले प्राणी आते हैं वो केतु से संबंधित होते हैं। कुत्ते में भी जो काला सफ़ेद रंग का अगर कुत्ता है वो बहुत संबंधित है, केतु का ही वो प्राणी माना जाएगा। और भूरा कुत्ता भी, क्योंकि भूरा रंग भी होता है केतु का, लहसुनिया रत्न होता है। ठीक है दोस्तों, अगर रंग की बात करें वही काला सफ़ेद और भूरा, काला सफ़ेद का कॉम्बिनेशन दोस्तों, ये मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, अलग अलग रंग नहीं है ये कि काला अलग सफ़ेद अलग, काला और सफ़ेद कॉम्बिनेशन जो होता है। जड़ी बूटी अगर बात करें तो अश्वगंधा की जो जड़ होती है वो केतु की होती है। और रुद्राक्ष की बात करें तो 9 मुखी रुद्राक्ष मंगल के लिए भी 9 संख्या मंगल की होती है, और क्योंकि मंगल के समान प्रभाव रखता है तो 9 मुखी रुद्राक्ष। यंत्रों की बात करें तो केतु यंत्र, केतु का एक यंत्र आता है दोस्तों। और अगर हम मंत्र की बात करें, मंत्रों की बात करें तो तांत्रिक मंत्र एक होता है केतु का, ओम केम केतवे नमः, और एक बीज मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्राम सह केतवे नमः। अगर किसी का केतु खराब है तो वो इन मंत्रों का अगर एक माला रोज डेली जाप करता है, 108 बार, एक माला में 108 जो मनके होते हैं वो 108 बार अगर रोज जाप करता है। बीज मंत्र अगर पढ़ लीजिए, बीज मंत्र थोड़ा लंबा है, या फिर तांत्रिक मंत्र भी पढ़ सकते हैं, ओम केम केतवे नमः, तो केतु सही होना शुरू हो जाएगा उसका। ठीक है, और दोस्तों नक्षत्र की बात करें तो केतु के 3 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में 3 नक्षत्र, अश्विनी सबसे पहला नक्षत्र केतु का होता है, मघा केतु का नक्षत्र होता है, और मूल नक्षत्र जो धनु राशि में पड़ता है ये भी केतु का होता है। ठीक है दोस्तों, अगर राशि की बात करें, वैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि केतु राहु और केतु की अपनी कोई राशियां नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं पर ये पुस्तकों में देखा गया है कि मीन राशि को राहु केतु की राशि बताया गया है, और कन्या राशि को राहु की राशि बताया गया है। उच्च राशि की बात करें तो केतु की उच्च राशियों में भी मतभेद है दोस्तों, 2 मत हैं इसमें। कुछ लोग वृश्चिक राशि मानते हैं केतु की उच्च राशि 8 नंबर राशि,
और कुछ लोग 9 नंबर राशि धनु राशि मानते हैं, केतु की उच्च राशि। और ये 12 नंबर राशि होती है मीन राशि। ठीक है दोस्तों, नीच राशि की बात करें तो इससे सप्तम, 8 से सप्तम, वृश्चिक से सप्तम कौन सी होगी? वृष राशि। वृष राशि को केतु की नीच राशि मानते हैं और कुछ विद्वान मिथुन राशि को केतु की नीच राशि मानते हैं। आज के आधुनिक युग में धनु को उच्च माना जाता है और मिथुन को नीच राशि माना जाता है। यही दोनों राशियां ऊंची और उच्च और नीच राशियां केतु की मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर मित्र ग्रहों की बात करें तो शनि, शुक्र और बुध केतु के मित्र ग्रह माने जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा शत्रु ग्रह माने जाते हैं। क्योंकि जब कहा जाता है पौराणिक ग्रंथों में, स्वरभानु नामक राक्षस जहाँ ये बैठा के अमृत पी रहा था, तो उसके अगल बगल सूर्य और चंद्र देव ही बैठ गए थे और उन्होंने ही ये बताया था कि ये जो है ये अलग व्यक्ति है, कोई राग देवता नहीं है। तो ये तब से इसने दुश्मनी रख ली सूर्य और चंद्र। और कहा जाता है कि जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो वो राहु और केतु की वजह से ही लगता है। राहु ही मेन कारक है। समग्रह, समग्रह मतलब तटस्थ ग्रह, मतलब ना अच्छे ना बुरे, तो वो केतु के गुरु और मंगल होते हैं। लेकिन ये देखा जाता है दोस्तों, मंगल के समान प्रभाव दिखाता है तो मंगल उसके लिए बुरा नहीं है, केतु के लिए। और गुरु तो बहुत ही अच्छा होता है केतु के साथ, क्योंकि गुरु आध्यात्मिकता का कारक है, ज्ञान का कारक है और केतु भी उसी चीज का कारक है। तो दोनों जब मिलेंगे, अगर एक साथ किसी भाव में बैठ गए, तो आमतौर पे लोग गुरु चांडाल दोष बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा योग होता है गुरु और केतु का। ठीक है दोस्तों, आध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और अगर हम ये आज हमारे केतु ग्रह की विशेषताओं से संबंधित वीडियो था दोस्तों। बताइएगा मुझे कमेंट करके कैसा लगा आपको हमारे कमेंट सेक्शन में। और ये आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए, आगे के लिए आभार आपका दोस्तों और धन्यवाद। नमस्कार।